Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So guys, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे MEG 07 के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और गाइज अगर अभी तक आपने MEG 07 के लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर को कॉपी करके मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने लिए नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। MEG 07, ठीक है, 8, 9, 10 मतलब जो भी आपके पेपर कोड्स हैं उन सभी के गेस्ट पेपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं उनकी समरी या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसके अंदर नोट्स में। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको जो भी परचेज करना हो आपको क्या करना है, जस्ट आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एक हाई सेंड करना है, आगे की चीज़ें वहाँ पे ही मैनेज हो जाएंगी। सो गाइज अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि राजा राव के कांथापुरा से रिलेटेड है, नॉवल से, इसके अंदर आपको वुमेन का जो रोल है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो, Raja Rao's Kanthapura gives an important place to women and shows how they grow from being confined to their homes to becoming active participant in India's freedom struggle। कि जो वुमेन है कैसे वो अपने घरों से निकल के अब इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आपको MEG 07 की जो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, यानी कि जब मैंने जून सेशन के वीडियो बनाए थे या लास्ट ईयर दिसंबर 2024 के वीडियोस बनाए थे, तो जो टॉपिक्स मैं वहाँ पे करवा चुकी हूँ मैं उनको दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। इसलिए मैंने आपको बताना है कि आप मेरे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लीजिए। MEG 07 आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। बट अगर फिर भी आपको मटेरियल कम लगता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप गेस्ट पेपर के बजाय MEG 07 के नोट्स को परचेज कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों भी ले सकते हैं। तो नाउ गाइस, आपको वुमेन का रोल बताना था, तो कैसे कांथापुरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वुमेन के लिए एंड शोज how they grow from being confined to their homes to becoming active participant। तो इंडिया का जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर वो बन जाती हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी कि वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करती हैं। थ्रू डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर द नॉवेलिस्ट प्रेजेंट द स्ट्रेंथ, करेज एंड मॉरल पावर of women who play a major role in awakening the village of कांथापुरा। तो कांथापुरा विलेज के अवेकनिंग में जो वुमेन्स, जिन भी वुमेन ने मेजर रोल प्ले किया, ये उनसे रिलेटेड है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल वुमेन आर शोन इन देयर ट्रेडिशनल रोल। शुरुआत में जो वुमेन्स हैं ट्रेडिशनल रोल में देखने के लिए मिलती हैं हमें, यानी कि वो हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रही हैं, जो भी महिलाओं के ट्रेडिशनल काम होते हैं। हाउ एवर एज गांधीयन आइडियाज रीच द विलेजेस देयर लाइव्स बिगिन टू चेंज। तो जैसे ही महात्मा गांधी के जो आइडियाज हैं वो गांव-गांव तक फैलते हैं तो उन महिलाओं का जीवन भी बदलने लग जाता है। They slowly move from the domestic sphere to the public sphere and take part in the national movement। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो अपने घरेलू कामकाजों को छोड़ के अब पब्लिक स्पेयर में जा रही हैं और नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो इन दिस वे द नॉवल शोज हाउ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो बिकम्स अ मीन्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कि कैसे ये जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था ये महिलाओं के एम्पावरमेंट का भी एक मीन्स यानी कि एक तरीका बन जाता है। अचक्का द नरेटर ऑफ द नॉवल के जो नरेटर हैं, ही इज एन एल्डरली एंड सिंपल, सॉरी शी, आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज। तो ये जो अचक्का है ये नरेटर है नॉवल की एंड ये एक एल्डरली और सिंपल विलेज की वुमेन है, क्योंकि क्वेश्चन ही वुमेन के बारे में था तो वुमेन की ही बात हो रही है। तो अब ये क्या करती है कि थ्रू हर स्टोरी टेलिंग शी प्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द वुमेन ऑफ कांथापुरा। दो शी इज ट्रेडिशनल इन हर आउटलुक शी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो भले ही वो ट्रेडिशनल में मतलब विश्वास करती है, ट्रेडिशनल उसका आउटलुक है, बट वो फ्रीडम मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझती है एंड रिकॉर्ड करती है
about how women became aware of political and social issues. Achakka acts as a link between old traditions and new ideas. तो यहाँ पे जो अचक्का है वो दोस्तों क्या कर रही है, ओल्ड ट्रेडिशंस और न्यू आइडियाज के बीच में एक लिंक का काम कर रही है ना। तो ये इसके बारे में आपको ज़रूर बताना है। फिर दूसरी वुमेन रंगम्मा. Rangama is one of the most important women character in the novel. She is an educated widow who breaks social customs by reading newspapers and discussing politics. तो पहले के ज़माने में कोई महिला अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ ले या पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस कर ले तो वो सोशल कस्टम को ब्रेक करना हो जाता था। तो हम देखते हैं कि रंगम्मा समाज के जो कस्टम्स हैं उनको ब्रेक करती है एंड शी बिकम्स अ गाइड एंड लीडर फॉर अदर वुमेन इन द विलेज। तो गांव के अंदर जो दूसरी विलेज में जो भी फीमेल्स थी उनके लिए वो एज अ लीडर एज अ गाइड काम करती है। रंगम्मा टीचेस देम अबाउट इक्वालिटी एंड गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड फॉर्म दी सेविका संघ अ वुमेन वॉलेंटियर ग्रुप। तो महिलाओं का वॉलेंटियर ग्रुप सेविका संघ का वो निर्माण करती है एंड थ्रू हर लीडरशिप वुमेन्स गेन कॉन्फिडेंस एंड लर्न टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। तो यहाँ से महिलाओं को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, वो खुद को ऑर्गेनाइज करना सीखती हैं। Ratna, a young widow, represents the new woman in Indian society. She openly challenges social restrictions imposed on widows and actively participates in protest. तो यहाँ पे महिलाओं के ऊपर, विडोज के ऊपर जो भी सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं उसके अंदर ये जो रत्ना है, ये यंग विडो, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। Her courage, enthusiasm and fearless attitude inspire other women to join the movement. तो यहाँ पे उसका जो पूरा करेज है वो दूसरी वुमेन्स को भी इंस्पायर कर रही है। रत्ना shows that women can be bold, independent and committed to social change. तो यहाँ पे रत्ना दिखाती है कि महिलाएं भी इंडिपेंडेंट एंड बोल्ड हो सकती हैं। नाउ ओवरऑल देखें तो वुमेन इन कांथापुरा प्ले अ की रोल इन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ऑल्सो, यानी कि वो पिकेटिंग, लिकर शॉप्स, बॉयकॉटिंग, प्रोसेशन, इन सब के अंदर ग्रेट करेज के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। इन डूइंग सो दे फाइट अ डबल बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और ये सब करने में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक डबल बैटल आप कह सकते हो कि वो फाइट कर रही हैं, है ना। एक तो उनका पैट्रियार्कल उन्हें कंट्रोल भी ख़त्म करना है और उसके बाद उनको ये वाला बैटल भी फाइट करना है ना। जस्ट अ सेकेंड। सो in doing so they fight a double battle against the British rule and against the patriarchal control within the society. Their strength is not physical but also moral and spiritual. तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनकी स्ट्रेंथ मॉरल और स्पिरिचुअल है, केवल फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही है। ओके गाइज, सो नाउ स्पिरिचुअल बिलीफ ऑल्सो गिव्स वुमेन इनर स्ट्रेंथ। तो हमारा जो स्पिरिचुअल बिलीफ होता है ना वो हमें गाइज इनर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नाउ द विलेज गॉडेस केचम्मा सिम्बलाइजेस प्रोटेक्शन एंड करेज। तो यहाँ पे जो विलेज की आपकी गॉडेस हैं जिनका नाम है केचम्मा, वो क्या कर रही है, वो किस चीज़ का सिंबल है गाइज, वो सिंबल है प्रोटेक्शन का, वो सिंबल है करेज का। और महिलाओं का जो डीप फेथ है वो कहीं ना कहीं आपका जो आपकी जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं ना वो भी आपको गाइड करती हैं, वो भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे एक मतलब जो गॉडेस के माध्यम से दर्शाया गया है नॉवल के अंदर। Now the spiritual strength support their commitment to Gandhian ideals of truth and non-violence. So in the final conclusion, आप ये सारा समझ चुके होंगे कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स लेते हुए बताना है। अब फाइनली कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे, दैट कांतापुरा कैन बी रीड एज अ नॉवल। आप इसको एज अ नॉवल पढ़ सकते हो विद स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट अंडरटोन्स। It shows how the national movement brought women into public life and help them discover their own power. कि कैसे जो महिलाएं हैं वो पब्लिक लाइफ में आती हैं और अपनी खुद की जो पावर है वो उसको डिस्कवर करती हैं। Though some women later return to traditional roles, their participation leaves a lasting impact. Raja Rao clearly presents women not passive figure but as active and dynamic forces इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो भले ही कुछ महिलाएं वापस से अपने ट्रेडिशनल रोल करने लग जाती हैं बट क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट इज़ वाई उनका एक लास्टिंग इम्पैक्ट भी पड़ता है।
कमेंट ऑन शशि देश पांडे स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग विद रेफरेंस टू मिरेकल। तो शशि देश पांडे इज नोन फॉर हर रियलिस्टिक सेंसिटिव स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब यहाँ पे उनका जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है गाइज वो रियलिस्टिक और सेंसिटिव है, especially in the portrayal of the women life in the miracle and other stories. Her narrative style is simple, natural and deeply psychological. तो कैसा है उनका स्टोरी टेलिंग का नरेशन का स्टाइल कैसा है गाइज? सिंपल, नेचुरल and it is deeply psychological. So through ordinary situation and domestic settings she presents the inner struggle of middle class Indian women. तो यहाँ पे वो middle class Indian women के struggles को दर्शाती है. One of the striking feature of देश पांडे's स्टोरी टेलिंग इज हर फोकस ऑन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे देश पांडे की स्टोरी टेलिंग का एक और क्या फोकस रहता है कि फेमिनाइन कॉन्शियसनेस, की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में वो जागरूक होना, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण प्रदान करना। तो शी गिव्स हर इम्पॉर्टेंस टू इनर वर्ल्ड ऑफ द हर वुमेन कैरेक्टर, एक्सटर्नल इवेंट ऑफन मिनिमल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके नॉवेल्स में जो वुमेन कैरेक्टर्स होती है ना वो कैसी होती है कि उनके अंदर का जो इनर वर्ल्ड है उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, एक्सटर्नल इवेंट्स को नहीं देती। मतलब कि उनके इमोशनल लेवल्स, उनके साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सब के बारे में वो अपनी मतलब बात करती हैं। So in the miracle, the emphasis is not on dramatic action but on gradual self-awareness of women who feel suppressed, confused and ignored. तो miracle के अंदर हम क्या देखते हैं कि सारा जो emphasis है वो सेल्फ अवेयरनेस पे है, महिलाओं के सेल्फ अवेयरनेस पे है। वो महिलाएं जो सप्रेस्ड फील करती हैं, कंफ्यूज्ड फील करती हैं। देश पांडे शोज हाउ दीज वुमेन मूव स्लोली फ्रॉम साइलेंस एंड एलियनेशन टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हर स्टोरीज आर रूटेड इन रियलिज्म। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और हाईलाइट करेंगे क्या कि उनकी कहानियों में आपको रियलिज्म देखने के लिए मिलता है। मतलब वो विमेन को प्रेजेंट करती हैं एज एजुकेटेड, जो कि प्रॉब्लम्स भी फेस कर रही हैं, मैरिज की प्रॉब्लम, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअलिटी का लॉस हो जाना। दीज वुमेन्स आर नॉट रिबेल्स इन अ लाउड और एग्रेसिव सेंस। तो ये जो वुमेन्स हैं वो कोई रिबेलियन नहीं कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो शांति से रेजिस्ट कर रही हैं। दे ऑफन कॉम्प्रोमाइज येट रिमेन अवेयर ऑफ देयर इनर डिससेटिस्फैक्शन। दिस रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल मेक्स हर कैरेक्टर बिलीवेबल एंड रिलेटेबल। देश पांडे की जो लैंग्वेज है, देश पांडेज लैंग्वेज इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हर स्टाइल। वो सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मिडल क्लास इंग्लिश का यूज़ करती हैं। द लैंग्वेज रिफ्लेक्ट द एवरीडे स्पीच, डज नॉट रिलाई ऑन डेकोरेटिव और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो किसी भी प्रकार का जो एक होता है ना कि भाषा के अंदर डेकोरेशन का यूज़ करना वो नहीं करती, उसके अलावा वो सटल इमेजेस को यूज़ करती हैं। और एक जो मेजर थीम द मिरेकल में हमें देखने के लिए मिलती है, तो वो यहाँ पे महिलाओं का जो ऑपरेशन है उसको एक्सप्लोर कर रही हैं। वो वुमेन की प्राइवेसी और इंडिविजुअलिटी, इस सब के बारे में बात करती हैं कि कैसे जो फैमिली है और जो सोसाइटी है वो महिलाओं के इंडिविजुअलिटी के अंदर इन्वेड करती है। इवन एजुकेटेड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट, ओबे एंड सप्रेस देयर डिज़ायर। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं ना उनसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडजस्ट करें और मतलब ओबे करें दूसरों को। सो इन द स्टोरीज लाइक आई वॉन्ट द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स टू एजर्ट हर आइडेंटिटी अगेंस्ट पैटर्नल एंड सोशल प्रेशर। तो यहाँ पे एक और स्टोरी के बारे में बात करनी है आपको, आई वॉन्ट करके है, तो वहाँ पे भी महिलाओं से रिलेटेड ही है। तो देश पांडे ऑल्सो यूजेज अनकन्वेंशनल नैरेटिव टेक्निक। शी ऑफन एम्प्लॉयज इंट्रोस्पेक्शन, मेमोरी एंड इनर मोनोलॉग टू रिवील द इमोशनल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पे पता है क्या होता है कि पहले कोई भी जो राइटर्स हुआ करते थे ना वो कैरेक्टर्स के इमोशनल स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा करते थे, या स्पेशली हम बात करें तो महिलाओं के। तो उन्होंने एक अनकन्वेंशनल जो स्टाइल है वो अपनाया और फीमेल्स के इमोशनल स्टेट के बारे में बात की। दिस नैरेटिव मेथड अलाउज द रीडर to closely understand the mental and emotional conflict of women living within the male-dominated social structure. In the final conclusion, Shashi Deshpande's storytelling, The Miracle, is marked by simplicity, realism and psychological depth आपको देखने के लिए मिलती है। And through quite sensitive narration, she highlights the struggles of modern Indian women सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे वो मॉडर्न इंडियन वुमेन्स के स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती हैं
हर स्टोरीज में अपीयर ऑर्डिनरी ऑन द सरफेस, बट हम देखते हैं कि डीप इमोशनल ट्रूथ जो है उनकी स्टोरीज में निकल कर भी आते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। देखो प्लेलिस्ट में जैसे जो आपके मेजर पुराने जो नॉवेल्स थी ना, वो सब मैंने कवर की हुई हैं। एक तो आपकी तारा वाली हो गई, 2-3 नॉवेल्स हैं जो मैंने करवा रखी हैं ऑलरेडी, उसमें मतलब स्टोरी भी डिस्कस की है, सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखो। इसके बाद MEG07 का ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर मैं आपको RTC करवा दूंगी, जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट RTC मुझे लगते हैं। क्या पता उसमें से एक आधा कुछ आ भी जाए आपके एग्ज़ाम में। आई होप कि RTC वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो कि अपलोड हो जाएगा आज ही, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी सारे वीडियोस को देखो, अपने नोट्स को प्रिपेयर करो, क्योंकि इसका जो पेपर है ना रिलेटिवली आपको MEG5 से थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो MEG07 में, बिकॉज ये थोड़ा सा ईजी है, समझ रहे हो, MEG5 से। तो MEG5 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे जहाँ पे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को एज अ पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधीज हिंद स्वराज इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ इंडियन एंटी कॉलोनियल थॉट रिटन ड्यूरिंग द हाइट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसे कब लिखा गया था? जिस समय जो भारत के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था ना, वो अपने पीक पे था, उसके बारे में लिखा, उस टाइम पे मतलब इसको लिखा गया था। ओके, सो द बुक स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस colonial domination and present an alternative vision of freedom when read from the post colonial perspective। अगर हम उसको पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो हिंद स्वराज गाइस क्लियरली इमर्ज करता है एज अ पावरफुल पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट बिकॉज इट चैलेंजेस वेस्टर्न आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सिविलाइजेशन के वेस्टर्न आइडियाज़ को चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है कॉलोनियल मॉडर्निटी को, और रिक्लेम करता है इंडिया के कल्चर एंड इंडिया की मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, मतलब ये बात करता है। तो वन ऑफ द मेन रीज़न कि ये पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है कि क्योंकि यहाँ पे इसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या करा है, क्रिटिसाइज किया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कि जो क्रिटिसिज्म है उसको प्रस्तुत किया है। गांधी ओपनली रिजेक्ट करते हैं आइडिया दैट ब्रिटिश रूल ब्रॉड प्रोग्रेस इन इंडिया। तो यहाँ पे गांधी ने गाइस किस बारे में बात की है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में प्रोग्रेस लाए थे, तो वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है तो वो तो पूरी की पूरी मटीरियलिज्म पे, ग्रीड एंड एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड थी। सो अकॉर्डिंग टू गांधी कोलोनियलिज्म डिड नॉट सिविलाइज इंडिया बट इंस्टेड वीकंड इट्स एथिकल फाउंडेशन, बल्कि उसने क्या करा, इंडिया की जो एथिकल फाउंडेशन है उसको वीक कर दिया था। दिस रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न सुपीरियरिटी डायरेक्टली चैलेंज कॉलोनियल आइडियोलॉजी। ठीक है, सो देखो क्या चीज़ है कि हिंद स्वराज गांधी ने जब लिखी तो उसके अंदर उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। स्पेशली इन्होंने लिखा तो इसको जब था जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, बट वो यहाँ पे बात करते हैं कि कॉलोनियल डोमिनेशन को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको मटेरियलिस्टिक बताते हैं, एक्सप्लॉयटेशन की वो बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि उन्होंने हमें सिविलाइज नहीं किया, बल्कि जो ऑलरेडी हमारे मॉरल्स और जो हमारे एथिक्स थे ना, वो और ज़्यादा वीक हो गए हैं। सो दिस रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न सुपीरियरिटी डायरेक्टली चैलेंज कॉलोनियल आइडियोलॉजी which claimed that European rule was necessary to civilize colonized societies। Another important post-colonial aspect हिंद स्वराज का क्या है, गांधी का जो क्रिटिसिज्म है मॉडर्निटी का, जहाँ पे गांधी मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। He questions modern institutions such as machinery, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे, लॉयर, डॉक्टर, इन सबको वो क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ही बिलीव्स दैट दीज इंस्टीट्यूशन सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट, कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये अंग्रेज़ों के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ही बनाए गए थे, जो भी लॉयर, रेलवे बनाया गया था। तो वो पूरा गाइस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोज करते हैं एंड क्रिटिसाइज करते हैं। तो हिंद स्वराज ऑल्सो रिक्लेम करता है इंडिया के जो इंडिजीनियस वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस को। स्वराज के बारे में भी वहाँ पे बात हो रखी है, विलेज बेस्ड लाइफ, सिंप्लिसिटी, सेल्फ रिलायंस की बात हो रखी है, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में वो लिखते हैं। दिस रिटर्न टू इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, कि हमें हमारे इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम की तरफ लौट जाना चाहिए।
द डायलॉजिक फॉर्म ऑफ हिंद स्वराज written as a conversation between the editor and the reader is another important feature। तो ये ना डायलॉग वाइज लिखा हुआ है एंड ये पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पे वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में उन्होंने पूरी बात की है, फिर नॉन वायलेंस की बात की है उन्होंने, सिविल रेजिस्टेंस की बात की है, ये सारी जो भी चीज़ें थी आप एक बार रीड कर लीजिए। ये पॉइंट्स मतलब आपके जो भी इसमें से निकल के आ रहे हैं ना, वो सारे पॉइंट्स शॉर्ट में आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो देखो इन द फाइनल कंक्लूजन आप बता दोगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है, क्योंकि ये सवाल उठाता है ना कॉलोनियल अथॉरिटी के ऊपर। इस वजह से गांधी ने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज ही नहीं करा, बल्कि इंडियंस को भी मतलब उन्होंने वार्न किया कि आप ब्लाइंडली, आप अंधे होके अंग्रेज़ों को वो मत करो, उनको कॉपी मत करो, मतलब इमिटेट मत करो। और उनका जो स्वराज का विजन है वो पॉलिटिकल फ्रीडम के पार जाता है, कल्चरल, मॉरल, साइकोलॉजिकल डिकोलोनाइजेशन की वो बात करते हैं। दस हिंद स्वराज रिमेन्स अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन द पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज एंड अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। और ये कॉलोनियल मॉडर्निटी का पावरफुल क्रिटिक भी प्रस्तुत करता है। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना, सारे वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी आगे हेल्प हो सके।